So hi everyone, welcome back to Pochum classes. My name is Rupesh. I hope you guys are doing well. तो हमारी जो आज की क्लास है ये क्लास एग्जैक्टली मॉडर्न इंडिया पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मॉडर्न इंडिया की मैराथन कब आएगी, बहुत जल्दी आएगी। अगले वीक में मॉडर्न इंडिया की मैराथन सैटरडे को हम करेंगे, टू बी प्रिसाइज 2 अगस्त को शाम को करेंगे। आप सभी को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लस एंशियंट और मेडिवल का हमने एक फुल फ्लेजेड मैराथन किया हुआ है, 4 घंटे के आसपास की एंशियंट की मैराथन है। मेडिवल भी 3-3.5 घंटे के आसपास की है, और वहां पे मेजोरिटी ऑफ कंटेंट कवर हो जाएगा और अच्छे खासे नंबर पे एस्पिरेंट्स उसको देख भी रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आखिरकार में मॉडर्न इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम सामने आ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया से हर साल क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर पे देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं, फिर कुछ एक्सपेक्टेड हम थीम कह सकते हैं। अब थीम मतलब क्या होता है, मॉडर्न इंडिया या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है। क्वेश्चंस आर रिपीटेड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। ठीक है, उन थीम्स को हमें थोड़े ठीक से कवर अप करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को प्रीसाइजली हमें थोड़े ठीक से कवर अप करना चाहिए, जिसके कारण वो कंटेंट हमारा कंसोलिडेट होता जाएगा। तो आज के इस क्लास में, एक छोटी सी क्लास में, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एरियाज को, कौन कौन से चैप्टर्स को आप सभी को देख करके जाना चाहिए मॉडर्न इंडिया में। एंड प्रीसाइजली डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो अभी मैराथन कराऊंगा, एक मैराथन में अपन सब कुछ कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस, आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस। आप लोग आंसर जरूर करेंगे इन क्वेश्चंस का, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सभी के सामने एक पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बैक टू वेदास, हुज स्टेटमेंट इज दिस? बताओ फटाफट। एक स्टेटमेंट है सर, बैक टू वेदास, ये स्टेटमेंट किसका है? क्या ये स्वामी विवेकानंद जी का है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, या फिर एस राधाकृष्णन? द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज, कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आप सभी को मैं बता दूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी सर? आर्य समाज। और आर्य समाज के द्वारा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, गो बैक टू वेदास, वेदास की तरफ वापस चलो। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बोलते थे कि जो भी हमारे समाज में अशुद्धियां, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है, सती प्रथा एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब हमारे वेद की किताबों में नहीं दिया हुआ है। दीज इंप्यूरिटीज हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में ऐसी अशुद्धियां बढ़ते गई हैं। तो अगर हम बैक टू वेदास इस फिलॉसफी पे बिलीव करेंगे, इफ यू बिलीव इन दिस फिलॉसफी, अगर हम अपनी वेद की किताबों को पढ़ेंगे तो सारी की सारी अशुद्धियां हमें खत्म होते हुए नजर आएंगी। तो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था, बैक टू वेदास, गिवन बाय हुम? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अपने को गलत नहीं करना है। चलो इसका आंसर बताएंगे, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और जितने भी मैंने एस्पिरेंट्स है जिन्होंने मुझसे कोर्सेज में पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटीज हो, एसएससीज हो, या स्टेट पीसीएस वाले, आप सभी से ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्मूथली बनेंगे। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि YouTube पे भी अगर आप लोगों ने कोर्सेज नहीं लिया है तो एटलीस्ट आपने बेसिक पढ़ाई तो की होगी, ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, इट्स द वेकअप अलार्म, आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। राइट, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के, एसएससी के। ठीक है, तो फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां किसको बोलते हैं हम सर? फटाफट बताएंगे सर। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां हम कहते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। ही वाज अ गिफ्टेड लिंग्विस्टिक, बहुत सारी भाषा उनको आती थी। राइट, लिंग्विस्ट, ही वाज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। जैसे फ्रेंच हो गया, अरबिक हो गया, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस ही नोज। इनकी दो किताबें बहुत प्रसिद्ध है। एक तो था सर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मैंने आप सभी को बताया मोनोथिज्म का मतलब होता है सर एका ईश्वरवाद, एक भगवान पे बिलीव रखना, एक वो किताब। और दूसरी थी सर परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस। ये दो किताबें इनकी बहुत ही पॉपुलर हैं, जो कि प्रिसाइजली क्वेश्चन आते हुए नजर आते हैं। प्लस इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था राजा राम मोहन रॉय का, क्या नाम है सर? ब्रह्मो समाज। क्या नाम है? ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मोनोथिज्म और बाकी चीजों पे सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और ब्रह्मो समाज के बहुत पहले उन्होंने आत्मीय समाज भी बनाया हुआ है। राइट, तो ये सब बेसिक से कुछ इंफॉर्मेशन है, वी शुड नो दैट। अगर आपको नहीं पता तो इसको लिखते चलना साथ साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सभी एस्पिरेंट। म्यूटनी ऑफ 1857 वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट इंडियन, एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ है, जो म्यूटनी हुआ है, इसको आजादी का सबसे पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा है? आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट, इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 1857 के रिवोल्ट में माइंड मैप पे पढ़ाया हुआ है आपको यूट्यूब पे, उसके पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आई वांट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ यू फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया? बताओ, रैयतवाड़ी सिस्टम को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया?
सर रैयतवारी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस म्यूनरो। कहां दिखाई देंगे आपको, ये रहे सर, अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस म्यूनरो। रैयतवारी सिस्टम क्या था, देखो मैं आपको वर्ड को तोड़ के बताता हूं। रैयत, रैयत का मतलब होता है सर पीजेंट। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है पीजेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं सर, पीजेंट से लैंड रेवेन्यू एक बार में ले रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था ना, जैसे जमींदारी सिस्टम आया जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, तो उसमें हमने एक जमींदार को अपॉइंट किया, जमींदार वाज एन इंटरमीडियरी। जमींदार कहीं ना कहीं रेवेन्यू लेकर के हमें देगा, ही वाज एन इंटरमीडियरी देयर। फिर हमने उस सिस्टम को हटा करके रैयतवारी सिस्टम को स्टार्ट किया, और रैयतवारी सिस्टम में क्या हो रहा है सर, वी आर टेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। अब पीजेंट्स उस रेवेन्यू को लेते हुए नजर आते, रैयत के माध्यम से ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। सो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा लैंड रेवेन्यू में। और एक और था इससे रिलेटेड महलवारी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका आंसर बताओ, हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम, राइट। जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, फटाफट बताएंगे। बहुत बेसिक सा इंसान है, द पर्सन इज लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आई थिंक सभी को आंसर पता होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने जमींदारी सिस्टम को स्टार्ट किया। आई जस्ट टेक 1 मिनट। देखो जमींदारी सिस्टम, इसको हम सॉरी जमींदारी सिस्टम, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हमने जमींदार के द्वारा एक रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया, उनको ये रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आपके जमींदार जो थे देवर एक्टिंग एज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब जो बीच के थे, राइट, जो कहीं ना कहीं पीजेंट से लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं और उसको किसको दे रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग एज द इंटरमीडियरी, दे आर द जमींदार, ठीक है। ये सिस्टम आगे चल के फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जमींदार के ऊपर में बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत ही हाई नंबर प्रोजेक्ट कर दिया था, उतना लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था, इट यूज्ड टू कोलैप्स। फिर आप देखोगे सर महलवारी एंड रैयतवारी जैसे सिस्टम आते हैं। महलवारी सिस्टम क्या है वो भी मैं बताता हूं। महलवारी सिस्टम है जिसमें आप पूरा का पूरा एक गांव है, गांव कहो या फिर बहुत सारे गांवों को जोड़ करके हमने एक यूनिट बना दी, उसको कहते हैं महल। यानी कि जो महल है, महल के अंदर में एक गांव भी आ सकता है और इसके जैसे 5 गांव भी आ सकते हैं, वो कलेक्टिवली अपने एरिया का लैंड रेवेन्यू देंगे। दैट्स कॉल्ड द महलवारी सिस्टम। इसके जो हेडमैन है, एक गांव हो या 5 गांव, जो भी महल बना हो, जो भी हमने एक एरिया को महल डिजाइन किया है, उसका जो हेडमैन होगा वो आकर के आपको लैंड रेवेन्यू देगा। किसको देगा, ब्रिटिशर को देगा। प्रीसाइजली इसमें क्या है सर, इसको महलवारी सिस्टम कहते हैं। आप सभी का काम है मुझे फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। तो एक है रैयतवारी सिस्टम, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, थॉमस म्यूनरो है ना, अलेक्जेंडर रीड। और एक था आपका परमानेंट सिस्टम, जिसका आंसर आपको पता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। एंड द नेक्स्ट इज द महलवारी सिस्टम, जिसका आपको फाउंडर का नाम अपने को बताना है, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यहां से आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, आगे चलने से पहले आई जस्ट टेक 2 मिनट्स फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टेट जीके, एवरीथिंग वी आर कवरिंग राइटली फ्रॉम द स्क्रैच। तो अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, एक बार जाकर के देख सकता है। बिहार पीसीएस में प्रीसाइजली इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसी, अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास में, व्हिच इज ग्रेट इन नंबर। पिछले बार में भी अच्छी वैकेंसी थी, इस बार भी अच्छी वैकेंसी है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक इलेक्शन ईयर और वॉट एवर द रीजन भी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले बहुत सालों से बिहार पीसीएस में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो स्टेट पीसीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बार आप जाकर के परचम क्लासेस पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, moving up ahead with the next question, that is, sir, who established the आत्मीय सभा? आत्मीय सभा is the precursor of the socio-religious reform। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका आंसर। बताओ आत्मीय सभा को किसने पहले स्टैब्लिश किया? मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पहले हमने आत्मीय सभा को स्टार्ट किया था। कौन है वो? सो सर द पर्सन इज राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने आत्मीय सभा को स्टैब्लिश किया और बाद में इन्होंने जाकर किसको स्टार्ट किया? ही स्टार्टेड दी ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज। बाकी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, गिव टू मोनोथेइस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस विद द बुक्स रिटन बाय हिम। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे सारे एस्पिरेंट्स। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड वेदास टू बी सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज? कौन सा ऐसा रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वेदास को सारे नॉलेज का एक सोर्स या फिर एक इंफॉर्मेशन का सोर्स समझता है? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कौन है बताओ? प्रार्थना समाज है। कौन है? द करेक्ट आंसर इज सर आर्य समाज। स्टार्टिंग में बताया था, पहले पूछा गया था उस इंसान का नाम क्या है, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया वापस से, और यहाँ पे इंसान की जगह उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। आर्य समाज का ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था?
फाउंडर का? दयानंद सरस्वती। और आप सभी को पता होगा इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको आप क्या बोलते हो? डीएवी। डीएवी स्कूल आप सभी देखते हो आपके एरिया में कहीं ना कहीं आसपास में लोकेलिटी में डीएवी स्कूल दिखाई देता होगा। कहीं ना कहीं वो आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल। दयानंद सरस्वती कौन? एक ऐसा इंसान जो आर्य समाज से संबंध रखते हैं, जिनका बहुत ही पॉपुलर सा स्लोगन है, क्या है? गो बैक टू वेदास। क्योंकि उनको ऐसा लगता है चाइल्ड मैरिज, सती, विडो रिमैरिज ना होना, ये सारे के सारे जो भी आपको सोसाइटी में इंप्यूरिटीज दिखाई दे रही है, ये वेदास में नहीं है। तो वेदास अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी सारी इंप्यूरिटीज खत्म होते हुए दिखाई देंगी, सारे साथ अशुद्धियां खत्म होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि वेदास क्या है? दे आर द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। सारे के सारे नॉलेज का सोर्स ही वेदास है। तो क्यों ना हम एक बार वेद की किताबों को पढ़ें और देखें और समझे कि सही मायने में बात सही है या गलत है। वी शुड बी रीडिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ। वही चीज आपको यहाँ पे दिखते हुए नजर आएगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, ऑलराइट, लेट मी नो द आंसर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट they have to be attempted genuinely, social religious reform movements में से आए। Who was the founder of सत्यशोधक समाज? ये जो सत्यशोधक समाज है, इसके संस्थापक, इसके फाउंडर का नाम क्या था? सत्यशोधक समाज को क्या बोलते हैं? ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। कौन है फाउंडर सत्यशोधक समाज के? बताओ। So the answer is ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब जैसे मतलब एक चीज तो आप हमेशा याद रखना, जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, मतलब जो सामाजिक और धार्मिक सुधार कर रहे हैं, इनकी एक खासियत पता है क्या? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर ये रिफॉर्मर्स ना अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग जोन्स में काम करते हुए नजर आएंगे। मतलब कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स होंगे जो वुमेन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिख जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे सर जो एक ईश्वरवाद, मोनोथिज्म पे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय। कुछ ऐसे होंगे सर जो प्रीसाइजली काम कर रहे होंगे बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट में, फॉर एग्जांपल ज्योतिबा फुल, राइट। ये सत्यशोधक समाज, ये कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा टाइम लगा दिया है जो भी आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको अपन अपलिफ्ट कर पाए। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? राइट, इनकी वाइफ का नाम है सर सावित्री बाई फूले। क्या नाम है? सावित्री बाई फूले, राइट। इन्होंने क्या नाम है? बाल प्रबंधक केंद्र, ऐसे करके बहुत सारे केंद्रों की स्थापना की थी। बाल हत्या प्रबंधक केंद्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस केंद्र की स्थापना इन्होंने की थी, वो चला रही थी। वुमेन एजुकेशन के साथ में चाइल्ड एजुकेशन पे भी इनका भी फोकस था। किसका? सावित्री बाई फुले। अच्छा, ज्योतिबा फुले जी की कुछ किताबें हैं, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट सी बुक्स है। क्या नाम है उनके बुक्स का? बहुत पॉपुलर बुक्स है सर। एक का नाम है गुलामगिरी, एक का नाम है गुलामगिरी, और एक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्याधर्मा, राइट। तो सार्वजनिक सत्याधर्मा ये दूसरी किताब है। तो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्याधर्मा, दीज आर द बुक्स व्हिच आर रिटन बाय ज्योतिबा फुले। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड द वन हु हैज वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, राइट। तो ये अपने को पता होना चाहिए, एटलीस्ट दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। एनीवेज, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब गांधी जी, यहां से भी क्वेश्चंस आपको मॉडर्न इंडिया में काफी सारे देखने को मिलते हैं, फटाफट बताएंगे। 1918 में, 1918 में महात्मा गांधी डिड सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ हुम? किसके सपोर्ट में गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था गुजरात में? बताओ। ये मैंने आपको पिछली क्लास, अभी एक क्लास पहले मैंने आपको महात्मा गांधी के रीजनल मोमेंट्स पढ़ाए थे, राइट, जिसको मैंने माइंड मैप से कराया था, ऐसे वैसे नहीं कराया था। वी हैड कवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टफ विद द माइंड मैप, और मैंने आपको बहुत डिटेल में लीडर्स का नाम, कॉज, सब कुछ पढ़ाया था। ठीक है, देखो खेड़ा में एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं आपको पहले बता दूं। खेड़ा वाले एरिया में क्रॉप फेलियर हो गया था, और क्रॉप फेलियर के कारण वहां पे लोगों से जबरदस्ती, इवन आफ्टर द क्रॉप फेलियर, क्रॉप के फेल होने के बाद भी वहां पे लोगों से ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लैंड रेवेन्यू मांग रहे थे। मतलब ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्रॉप फेल हुआ, आपको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सा ट्रबल था वहां पे। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू ना पे करने के लिए एक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की है। अब फटाफट ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला कहा जा रहा है फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। नहीं भाई, ये कॉटन मिल वर्कर्स ये सब यहाँ पे कुछ नहीं है। अहमदाबाद मिल वो अलग था, देखो तो कॉटन मिल वर्कर ये गलत है। ट्राइबल कस्टमरी राइट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्राइबल कस्टमरी राइट है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या? दे आर वुमेन हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेसिव। ये सब भी हमने कुछ नहीं पढ़ा ना कि वुमेन से ऑपरेसिव सिस्टम के लिए फाइट कर रहे हैं। देखो लास्ट का लिखा हुआ है
फॉर दोज फार्मर्स वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक्स। यही तो है, मतलब क्रॉप फेल कर चुका है, अपने पास में प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, और अभी भी ब्रिटिशर जबरदस्ती बोल रहे हैं कि इसका लैंड रेवेन्यू पे करिए। कैसे पे करिए जब उनके पास में क्रॉप है ही नहीं, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, और आप उसकी जबरदस्ती जमीन बेच रहे हो। तो ये क्या किया जा रहा था, दैट इज हाउ सम फोर्सफुल मेथड वर यूज्ड, जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे यूज करते हुए नजर आते हैं। इसी के अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी दिखाई देंगे। सो अगेन वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट, राइट। अभी आप सभी को पता है एनसीईआरटी बैचेस चलते आ रहे हैं परचम क्लासेस पे, और अभी तक हमने लगभग 6 एनसीईआरटी बैचेस को कवर अप करा दिया हुआ है। दिस इज द 7th एनसीईआरटी बैच जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहता है, जिसको अपने एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर अप करना है, इनफैक्ट टीचिंग एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहता है, दिस पर्टिकुलर सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे प्रीसाइजली हम सारे सब्जेक्ट्स को, सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर अप करेंगे। सिर्फ हम चैप्टर्स को कवर अप नहीं करेंगे, उसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, निमोनिक्स लगाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मेंटोरशिप सेशन को भी हमने इसमें स्टार्ट कर दिया है। मेंटोरशिप सेशन में क्या होगा सर, आप कुछ भी पढ़ करके आ रहे हो, हफ्ते में एक दिन आप बैठोगे मेंटोर के साथ और बताओगे कि आपको प्रीसाइजली किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको ऑप्शनल फिगर आउट करने में दिक्कत हो रहा है, आंसर राइटिंग में हो रहा है, जो भी ऐसा इशू है, रैंडम इशू है, you can directly come and talk to the mentor live, वो भी interact करके, right, video call के through. So this is something which is interesting in this particular session of mentorship. If you want, you can definitely check out this course, the NCERT Live Batch 7, which is available on the application. You can definitely go and check it out. ठीक है, चलो registration start हो चुके हैं, the date is clear, 28th of July, and it ends, the batches ends till 1st of November. So if we start it here, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, which movement was led by Muhammad Ali and शौकत अली, फटाफट बताओ। आप सभी ने पढ़ा होगा, कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली लीड करते हुए नजर आते हैं। मॉडर्न इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सा थीम है, कौन सा मोमेंट है सर, दैट इज द खिलाफत मोमेंट। आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ ऑटोमन एम्पायर तुर्की था और एक तरफ था ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर यानी कि ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया। जैसे ही ब्रिटेन तुर्की को हराता है तो ऑटोमन एम्पायर को वहां से हटाने की बात करते हैं। एंड ऑटोमन एम्पायर हैड ए ग्रेट सिग्निफिकेंस विद मुस्लिम रिलीजन, है ना। तो कहीं ना कहीं जितने भी देश के मुस्लिम्स है, दुनिया के मुस्लिम्स है, वो सब ब्रिटेन से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर को हटाना चाह रहे थे और उसी के अगेंस्ट में खलीफा को हटाना चाह रहे थे। उसी के अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है भारत में। और इस खिलाफत आंदोलन को भारत में 2 ब्रदर थे, अली ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इसको लीड करते हुए नजर आते हैं। बाद में महात्मा गांधी जी ने इसी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के साथ में इंटीग्रेट कर दिया खिलाफत के इशू को, और पूरे देश में एक पैन इंडिया नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अगर आप सभी को नॉन कोऑपरेशन के बारे में नहीं पता, बहुत ही बेसिक है, इसको हम कहते हैं सर असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों को असहयोग करने लगे, उनके बनाए हुए वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट, बहिष्कार करने लगे, उनके द्वारा लाए गए सामानों को अगर हम छोड़ने लग जाए तो अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा की गई है। और इसके साथ में सर खिलाफत का इशू इंटीग्रेटेड था। अगर आप इन दोनों इशू को इंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यू विल डेफिनेटली सी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। और खिलाफत को इंडिया में स्टार्ट कौन कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट को, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 भाई करते हुए नजर आते हैं। बाद में इन्होंने इसको नॉन कोऑपरेशन के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। तो ऐसा कहते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम सब ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जितना मुस्लिम का पार्टिसिपेशन आपको नॉन कोऑपरेशन में देखने को मिला है, इस लेवल पे इतने इंटेंसिटी के साथ पार्टिसिपेशन आपको क्विट इंडिया या फिर सिविल डिसोबीडियंस ऑब्वियसली बात से देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ द खिलाफत इशू बीइंग मर्ज्ड विद द नॉन कोऑपरेशन वन। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है, आई थिंक आप सभी ने इसको पढ़ा हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which great leader died due to injuries in the anti-Simon Commission movement of 1928? आप सभी को पता है साइमन कमीशन भारत में आता है, तो एंटी साइमन कमीशन करके एक मूवमेंट की शुरुआत होती है। और 1928 में कौन से महान लीडर राइट थे जिनकी डेथ हो जाती है? Who is that great person who dies? बहुत ही सिंपल है, द आंसर इज सर लाला लाजपत राय। आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन, ठीक है, एक ऐसा कमीशन है जो भारत में आता है। और इसको अपोज क्यों किया गया था? इसको इसलिए अपोज किया गया था क्योंकि इसके अंदर में 7 मेंबर्स थे और 7 के साथ क्या थे, ऑल ऑफ देम वर व्हाइट। 7 के 7 मेंबर्स क्या थे, सबके सब गोरे थे। और इंडिया से इसलिए इस मूवमेंट को रिपेल किया।
They did not want that this moment should come to picture because all the members of this moment were white members, है ना, साइमन कमीशन। अब होता क्या है सर, इसके अगेंस्ट में बहुत सारा धरना प्रदर्शन शुरुआत हो जाता है देश में, देश के कोने कोने में लोगों ने इसके अगेंस्ट में धरना देना शुरू कर दिया, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में गो बैक साइमन करके नारे लगने लग गए, और उसी में लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठीचार्ज की गई। मतलब लाला लाजपत राय अपने फॉलोअर्स के साथ में पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, एंड अनफॉर्चुनेटली लाला लाजपत राय डाइज बिकॉज ऑफ दैट लाठीचार्ज, dies because of the injuries caused by that lathi charge in this anti-Simon Commission movement. So this should be very clear to each and everyone, right? Moving up to the next, चलो इसको बताओ, do or die is associated with which of the following India's national moment? इससे easy question कुछ नहीं हो सकता। do or die बताओ कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आप सभी ने सुना होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, करो या मरो, है ना, करो या मरो, बताओ किससे जुड़ा हुआ है सर? दिस do or die is related to क्विट इंडिया, किससे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है सर? ये स्टार्ट होता है 1942 के अगस्त में, इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी जी का अप्रोच थोड़ा सा रेडिकल दिखता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सही समय आ गया अंग्रेजों को भारत से भगाने का। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, स्लोगन वाज डू और डाई, करो या मरो। इस प्रकार का स्लोगन हमें क्विट इंडिया मूवमेंट में ही देखने को मिलता है। एज सिंपल एज पॉसिबल, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? इफ दिस इज क्लियर, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताएंगे। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट 1919 ऑल अबाउट? 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, ये एक्चुअली में क्या था? व्हाट वाज दैट रॉलेट एक्ट? आप सभी ने 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सुना होगा, है ना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो भी था, मैसेकर था, राइट? 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था? आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये जो एक्ट था ना, इसको महात्मा गांधी जी ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, काला अधिनियम। नहीं पता तो लिखते चलना साथ साथ में, क्योंकि ये सब वैल्यू एडिशन है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में और अच्छे खासे नंबर पे आएंगे। ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, काला अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्ट था, स्पेशली ये जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था, इस टाइप से एक्ट बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि कोई भी इंसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनवांटेड अनड्यू पावर देता है, अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा पावर देता है। ये कहता है कि अगर आपको लगता है कोई भी भारत का ऐसा इंसान है जो राष्ट्रीयवादी गतिविधियों में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, अगर वो किसी भी प्रकार से नेशनल सेंटिमेंट्स को दिखा रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए, बिना किसी एविडेंस को पकड़ो, उसको उठा करके जेल में डाल दो। मतलब आपको जिस पे शक हो रहा है, शक के आधार पे आपको जेल में डाल दिया जा रहा है, और वो भी जेल में कितने टाइम के लिए सर? 2 साल के लिए। द पर्सन कैन बी पुट अंडर द बार्स फॉर द 2 years, 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा? लुक एट द ऑप्शन बी, इट रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए उनको डिटेन कर दिया गया है। इस चीज को यहाँ पे बताता हुआ नजर आता है, दैट इज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, 1919 का रॉलेट एक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिस एज ब्लैक एक्ट। तो इन क्वेश्चंस को अपने को गलत नहीं करना है, ठीक है? बताओ ये जो स्वदेशी मोमेंट है, जो स्वदेशी बॉयकॉट है, इसके किससे रिलेटेड है? स्वदेशी बॉयकॉट है ना, स्वदेशी से रिलेटेड जो हमने बहिष्कार जो स्टार्ट किया था, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947, नॉन कोऑपरेशन 1921, पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया? मतलब बंगाल 2 बार आ गया, बट द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905। 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है, लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, और इस पर्टिकुलर बंगाल के डिवीजन में, विभाजन में जो इंडियंस थे वो सब के सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले वाले मतलब 2 क्लास पहले माइंड मैप में बताया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर मैं स्पेशल क्लास कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को क्या बताया? तो सर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बंगाल बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में समस्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंसेस वी आर ब्रेकिंग डाउन द बंगाल इन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। प्रशासनिक कार्यों के कारण हम बंगाल को कहीं ना कहीं ईस्ट और वेस्ट बंगाल में तोड़ रहे हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बता करके ब्रेक डाउन करने की बात की गई थी, बट दैट वाज अ रॉन्ग रीजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्पेशली किया गया था ताकि बंगाल से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कम किया जा सके, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे 2 प्रोविंस को बनाया जा सके, क्योंकि आपका जो ईस्ट बंगाल था, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की ज्यादा थी, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप्स बनाया जा सके, इसलिए इसका डिवीजन किया गया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये सब का सबने पूरा कहानी पिछली क्लास में कवर अप किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे आप।
द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ हुम? कौन थे वॉइसरॉय जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनेक्ट किया गया था? हु वाज दैट पर्टिकुलर वॉइसरॉय जिसके टाइम पीरियड में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था? फटाफट बताओ। क्या रिपन थे, डलहौजी थे, हेस्टिंग थे या लिटन थे? सर लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में बहुत सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज बनी है। क्या बनी है? बहुत सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज। और लिटन के बाद रिपन आते हैं जिनके टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स देखने को मिलेगा। राइट, आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये क्या करता था? ये सेंसरशिप लगा रहा था प्रेस के ऊपर में। जो लैंग्वेज, जो नॉर्मल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रेस है उसके ऊपर में सेंसरशिप लगाने का काम कौन करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करता है। ये सब के सब थेमेटिक एरियाज है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, एसएससी का एग्जाम सामने आ चुका है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा। अभी भी अगर कोई ऐसा इंसान इसको लग रहा है कि प्रिपरेशन में दिक्कत है, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप चाहो तो इसको फटाफट पूरे के पूरे वीडियोस को देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में जो भी आपका वीकर सेक्शन है। राइट, इस पूरे किट में आपको कोर्स के साथ में कंप्यूटर कोर्स, पीवाईक्यू बुक, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। अगर आपको लग रहा है सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे बस मॉक लगाना था, मॉक भी इंडिविजुअली देख सकते हो। बाकी ये पूरा का पूरा किट आपको 3500 के अंदर में मिल रहा है, जहां पे आप सारा का सारा कंटेंट को एक बार कवर अप कर सकते हैं। एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू गेट अ बूस्ट ओवर दिस कोर्स, है ना। एनीवेज, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज, बताओ, बहुत ही पॉपुलर सी किताब है हिंद स्वराज, किसने लिखा था? अगर जिसको पता है द पर्सन विल नो द आंसर। बहुत ही बेसिक है। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और मैं आपको प्रीसाइजली बताता हूँ, हिंद स्वराज में गांधी जी ने यह भी लिख दिया था कि अगर भारतीय अंग्रेजों को कॉपरेट करना छोड़ देंगे तो अंग्रेज भारत को 1 साल में छोड़ के चले जाएंगे। पूरे के पूरे अंग्रेजों की इकोनॉमी भारत में हम भारतीयों पे ही चल रही है। अगर हमने कल उनको कॉपरेट करना छोड़ दिया ना, अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे। राइट, तो नन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं वो हिंद स्वराज बुक में दिखता हुआ नजर आता है, जो बाद में महात्मा गांधी जी ने 1920 के आसपास में एक आंदोलन के रूप में स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। When and where did जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? किस जगह पे हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? 13 अप्रैल, 14 मार्च, 13 मई, 12 मई? फटाफट फटाफट बताएं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ यू। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कब हुआ है? जलियांवाला बाग से ट्रिगर करके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जलियांवाला बाग के पहले तो रॉलेट एक्ट आया था। देखो, जलियांवाला बाग एक्चुअली में अमृतसर में हुआ है, 3 में अमृतसर, ये तो चला गया। 1919 में, अगर आपको इतना ही पता है तो 1918 को तो आप काट दोगे, है ना। मैं आपको प्रीसाइज बताता हूँ सर, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। वैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए क्राउड बैठी हुई थी, जहां पे क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देता हूं मैं उससे रिलेटेड कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, वो कौन से 2 ऐसे पंजाब के लीडर्स थे जिनके अरेस्ट करने के कारण जो वहां के क्राउड थी उनके लिए बैठी हुई थी, उनके बारे में डिस्कशन कर रही थी, जिसको आकर के जनरल डायर ने मतलब गोलियां जिनके ऊपर में चलवा दी थी। बहुत बेसिक्स है। चलो आगे चलो। Which गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिश द सती सिस्टम इन 1829? 1829 में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को खत्म किया था? आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद नहीं होगा तो याद कर लेना। सती प्रथा को एक इंप्यूरिटी, अशुद्धि के रूप में बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने दिखाया कि इसको हटाना चाहिए। राइट, किसी मेल पार्टनर के डेथ होने पे फीमेल को आग में जला देना कहीं से सही डिसीजन नहीं है। सती इज नॉट ए राइट थिंग। इस चीज को बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटाया था, वाज द गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। And here comes the, I think, second last question. Which of the following does not belong to ब्रह्मो समाज? आपको बताना है कि सर इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ब्रह्मो समाज से बिलोंग ही नहीं करते। कौन है जो ब्रह्मो समाज से बिलोंग नहीं करते? क्या राजा राम मोहन रॉय है, आत्माराम पांडुरंगा, केशव चंद्र सेन या देवेंद्रनाथ टैगोर? आप सभी ने पढ़ा होगा सर, द आंसर इज आत्माराम पांडुरंगा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जी ने इसकी शुरुआत की, केशव चंद्र सेन इसके कहीं ना कहीं आचार्य बनते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसके प्रिंसिपल बनते हैं। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट हो जाता है तो ब्रह्मो समाज टूट जाता है। एक बन जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक बन जाता है आदि ब्रह्मो समाज। आप सभी ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार देख लेना। बहुत ही हाईली यील्डिंग है, स्पेशली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड? ये जो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सत्र में हुआ है, कौन से सेशन में हुआ है? बताओ। कराची में, सूरत में, कानपुर में, लाहौर में? बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। ठीक है, इस सेशन को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। नवंबर में होता है ये,
सॉरी दिसंबर 1929 में होता है, और ये बोला गया था कि हम 26 जनवरी से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब आप बताओ कौन सा सेशन है। बहुत बेसिक बेसिक सेशन के क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए, एवरी वन ऑफ यू। चलो, which of the following organization was लाला हरदयाल एसोसिएटेड? लाला हरदयाल जी कौन से सभा के साथ, कौन से एसोसिएशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड थे? कौन? लाला हरदयाल। बहुत बेसिक है सर, दैट इज द गदर पार्टी। He was associated with the गदर पार्टी। लाला हरदयाल किससे एसोसिएटेड थे सर? वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो आज हमने क्या किया सर? आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट से थीम्स थे, राइट, उसका एक बहुत ही छोटा सा रिवीजन किया है। मैं आप सभी को पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में मैराथन सीरीज में पढ़ाऊंगा, जो अगले हफ्ते हम मतलब सैटरडे के आसपास में रखेंगे, टू बी प्रिसाइज ऑन 2 अगस्त। और आपको इन चैप्टर्स को देख करके आना है प्रिसाइजली, जो इंडियन नेशनल फ्रीडम वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। कहां से कहां मैं आपको लिख देता हूं सर, 1905 से लेकर के 1918, और फिर 1919 से लेकर के 1927, ये 2 टाइम पीरियड आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। और लास्ट में आपको 1940 से लेकर के 47, इसके बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, क्रिप्स मिशन हुआ है, कैबिनेट प्लान हुआ है, ये सब ध्यान में होना चाहिए। अगर आप इनसे हटोगे तो 1857 का रिवोल्ट और इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल लॉर्ड लिटन दिखाई देंगे आपको, लॉर्ड रिपन दिखाई देंगे, इनके कुछ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वहां से क्वेश्चन आते हैं। खैर इन सभी चीजों को मैं मैराथन में कराऊंगा, बट ये एरियाज को आपको प्रीसाइजली एक बार जरूर देखना है बिफोर यू एंटर टू द एग्जामिनेशन, और बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली यील्डिंग एरियाज, यहां से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। चलो एंडिंग द सेशन, थैंक यू।